हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीलंका में किस तरह मेजोरिटियन के कारण एक सिविल वॉर की कंडीशन पैदा हुई और बाद में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट या पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जाके इंडिया की तरफ से राजीव गांधी जो पीएम थे उनके द्वारा पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई, जब जाके उसमें कुछ शांति बनी। उसके बाद हम लोग जो सिंगला कम्युनिटी थी, जो सिंगला भाषी वाले थे, उन्होंने जो जो तमिल वाले लोग थे उनके लिए कुछ रियायतें दी, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करा। उन लोगों की भी जो फीलिंग थी, कल्चर था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों को भी कुछ राइट्स वगैरह दिए गए। तब जाके श्रीलंका में ऐसा बना, शांति बनी। इस तरह पावर को शेयर किया गया। लेकिन उधर दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे आज बेल्जियम का। बेल्जियम में क्या हुआ, एकोमोडेशन हुआ, यानी कि मीन्स स्टार्टिंग में ही समझौता कर लिया गया बेल्जियम में, जो ऐसा सिविल वार की कंडीशन पैदा ही ना हो। इसमें बिल्कुल श्रीलंका से अलग था। अब इसके बारे में देखते हैं हुआ क्या। आप लोगों ने देखा ही है कि डच कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल के अंदर फ्रेंच कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, यानी कि पावर में फ्रेंच है। इन लोगों ने क्या करा, 1970 और 1993 इसके बीच में इन लोगों ने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को चेंज किया। चेंज क्यों? जैसी डिमांड आई वैसा ही इसको चेंज किया। इस चेंज में क्या करा, इन लोगों ने इस तरह इसमें कुछ कंडीशन या कुछ रियायतें दी ताकि दोनों को बैलेंस हो सके। आज उन्हीं बातों को हम देखेंगे। पहला चेंजेस क्या रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज पहला किया गया कि जो डच और फ्रेंच वाले थे उनको इक्वल पार्टिसिपेशन किया गया। मींस क्या है कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, अगर ज़्यादा उसमें थे, क्या नाम है, उन्होंने किया कि आपने देखा जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन करा, यानी कि इतने ही फ्रेंच के मिनिस्टर होंगे, इतने ही डच के मिनिस्टर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक जो पार्ट है, यानी कोई भी मेजॉरिटी वाला कोई भी ऐसा चेंज नहीं कर सकता लॉ में ताकि दूसरे को कोई नुकसान हो। यूनिलेटरी यानी अपने आप में कोई चेंज नहीं कर सकता, दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दोनों के उसकी। दूसरी चीज़ करी इन लोगों ने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जो पर्टिकुलरली एथनिक रीजन थे, डच वाले और फ्रेंच वाले, उसमें जो पावर्स थी, बहुत सी पावर्स केवल स्टेट को दे दी। मीन्स जो डच वाले थे वो उनके पास थी पावर उनकी, जो दूसरे थे फ्रेंच वालों के पास फ्रेंच की पावर थी। मीन्स क्या करा कि जो रीजन थे या जो उसमें जो स्टेट बन रहे थे उनके पास काफ़ी पावर थी अपने अपने एथनिक ग्रुप के उद्धार के लिए, उनके कुछ भी बेटरमेंट के लिए। क्लियर? दूसरी बात क्या थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी इनके ऊपर, वो इनको ज़्यादा सबऑर्डिनेट नहीं करती थी। मीन्स ये ऑटोनोमस थे, अपने आप में बना सकते थे। तीसरी बात क्या हुई, तीसरी बात हुई ब्रुसेल के अंदर। ब्रुसेल जो बेल्जियम की कैपिटल है, उसके अंदर भी आपने देखा कि फ्रेंच वाले ज़्यादा पावर्स में थे, तो उन लोगों ने जो बेल्जियम में डच वाले थे उनको अपनी आधी सीटें दे दी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उनकी बात पूरी कंट्री में मान ली। कंट्री में डच वाले मेजॉरिटी में थे, लेकिन कैपिटल के अंदर फ्रेंच वाले मेजॉरिटी में थे। तो इन लोगों ने आपस में बातचीत करके 50-50 सीटें कर ली ताकि एक दूसरे को डोमिनेंस ना कर सके। ठीक है? आप लोग यहाँ देख भी सकते हो कि ये साइन बोर्ड है, कोई मार्केट वगैरह का साइन बोर्ड है, ग्रांड पैलेस या ग्रोटे मार्केट। तो एक में डच में लिखा हुआ है, एक में फ्रेंच में लिखा हुआ है। क्लियर? एक साइन, इसी को बोलते हैं इक्वल। अगर साइन बोर्ड भी है तो दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हुआ क्या, तीसरी एक बात क्या हुई, तीसरी बात हुई कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसमें इनका अपना इक्वल था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो ब्रुसेल में, उसमें इनका इक्वल था। तीसरी बात क्या थी कि इनके पास एक और गवर्नमेंट थी जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जो जिस भाषा को बोलता है उसी के लोगों से या उसी के पीपल के द्वारा वो सेलेक्ट होगी या इलेक्ट होगी, सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट होगी, चुनी जाएगी। अब जो लोग जिस भाषा से आ रहे हैं वो उसी के लिए अच्छा काम करेंगे।
तो ये तीसरी गवर्नमेंट इनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, जिसका काम ये था कि अपने लोगों के लिए अच्छा करना। तो डच बोलने वाले थे, डच के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई। फ्रेंच बोलने वाले थे, फ्रेंच के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई। वो कुछ 1% के आसपास जर्मन भी बोलते थे, ठीक है, उनके लिए भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई। इससे क्या हुआ कि इनके कल्चरल, एजुकेशनल, लिंग्विस्टिक या फिर सोशल जो भी थे इनके डेवलपमेंट, उस पर इन कम्युनिटी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। आपस में 50-50 करा, यानी कोई आपस में कोई झगड़ा नहीं था, कोई टेंशन नहीं, ना ही कोई सिविल वार बना। आप लोग देखो कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है कि इधर 50-50 करना, उधर 50-50 करना, एक तीसरी गवर्नमेंट बनाना, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। रिजल्ट ये अच्छा रहा कि देखो ये इसकी पार्लियामेंट है, फोटो में नज़र आ रही है, ठीक है, संसद भवन अपना इंडिया वाला। तो इसका रिजल्ट ये अच्छा रहा कि इसमें ना तो कोई झगड़ा हुआ, ना ही बाहर से कोई आर्मी वगैरह की हमें हेल्प लेनी पड़ी या कुछ ऐसा हुआ, और ये मॉडल पूरी दुनिया में एक अच्छा या आइडियल मॉडल के रूप में नजर आया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो यूरोप थे, यूरोप की कंट्री थी ना 50+, इन लोगों ने आपस में भी एक यूनियन बनाई, यूनियन की एक ग्रुप बनाया, आपस में जुड़े। इन लोगों ने उसका नाम दिया था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जब बना तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो इसी वजह से हमने ब्रुसेल में रखा, यानी बेल्जियम की कैपिटल के अंदर इसका रखा, क्योंकि यहाँ पर एक जो एकोमोडेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल था। तो इसलिए सभी कंट्रियों ने एक समझौते से या अपनी मन से ब्रुसेल को उसके हेडक्वार्टर के लिए सेलेक्ट किया। अब आप लोगों ने देखा कि एक तरफ पावर्स को एक डोमिनेंस जो कम्युनिटी थी उसने पावर शेयरिंग नहीं करा, थोड़ा सा अपना मेजोरिटी दिखाया, तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। दूसरी तरफ जो मेजॉरिटी में कम्युनिटी थी उसने दूसरे की फीलिंग का, दूसरे के कल्चर का, दूसरे के जो भी रिचुअल्स वगैरह थे उनका ख्याल रखा, आपस में समझौता किया, तो एक अच्छा आइडियल एग्जाम्पल मिला पावर शेयरिंग का। इन दो बातों को हमने आज डिस्कस करा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि बेटा यही चीज़ें पावर शेयरिंग में हम आगे देखेंगे। अपने इंडिया में भी आपने देखा कि अलग से ग्रेटर नागालैंड की बात होती है, बोडोलैंड की बात होती है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले भी पाकिस्तान के अंदर डिमांड करते हैं सेपरेटिज्म की। अभी नया एग्जाम्पल आपने देखा कि तेलंगाना एक नया जो स्टेट बना, जो आंध्रा से कटकर बना है। सिर्फ यही है, इसमें क्या है कि जब एक कम्युनिटी दूसरे का ख्याल नहीं रखती तो एक सेपरेटिज्म की भावना आ जाती है, नेशनलिज्म की जो भावना है, एक कंबाइंड होने की है जो फीलिंग है, वो हट जाती है और अपने आप को सेपरेट समझने लगते हैं। आज की जो मैं आपको बताऊं, ये जो सिचुएशन चल रही है, आप लोगों ने नक्सलिज्म जो है, नक्सलवाद, ठीक है, जिसको रेड एरिया भी बोलते हैं, इसका आप मोटा मोटा एरिया ले सकते हो। नेपाल में तिरुपति है ना, पशुपति महादेव का मंदिर है नेपाल के अंदर, पशुपति, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति का मंदिर। तो पशुपति से लेकर तिरुपति तक ये सारा ईस्ट का रीजन सब नक्सलिज्म से परेशान है। नक्सलिज्म वालों की भी यही डिमांड है कि उनके जो एरिया है, उनके एरिया को इग्नोर किया गया है, उनके राइट को इग्नोर किया गया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। अगर आप देखना चाहो तो देखो, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये जो इधर का रीजन है ये काफ़ी डेवलप है। और दूसरी तरफ अगर आप ईस्ट का रीजन देखो, ये बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या और नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओ, असम, मेघालय, त्रिपुरा। कंपेयरली अभी आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में सब लोगों के पास रेलवे लाइन तक नहीं है, ठीक है। असम के एक पर्टिकुलर एरिया, गुवाहाटी तक जाने के बाद रेल खत्म, उसके बाद आपको जाना है बस में जाओ, ऐसे जाओ, बस भी प्रॉपर नहीं चलती, पहाड़ी इलाका है, ठीक है। इतना डेवलप तक नहीं है। अभी मोदी ने स्कीम चलाई थी, माननीय प्रधानमंत्री ने, कि जब हर गांव को बिजली दी गई थी, आप अंदाजा लगा सकते हो इस समय अगर किसी के पास बिजली तक की सुविधा ना हो, पीने का पानी तक ना हो, तो वो अपने आप को कैसे डेवलपमेंट समझेगा। और इधर से जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल जाते हैं, उधर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, उधर से ड्रेन करते हैं इधर, लेकिन उनका रहने का मकान है क्या दिल्ली में? सारे वर्कर उधर के,
प्रॉफिट खुद को लेना। तो इस तरह इनके मन में एक आ जाता है सरकार के खिलाफ कि सरकार इन लोगों के साथ मिली हुई है और हमें नुकसान दे रही है। यही सेपरेटिज्म की बात है जो श्रीलंका में हुई थी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें आपने देखा कि कुछ लोग बहकाने वाले भी हैं, लोगों को एक बरगला देते हैं, गलत उनको बताते हैं कि ऐसा होता है, ये होता है, जिसमें चाइना के, पाकिस्तान के आपको साफ हाथ नज़र आ जाएंगे कि ये लोग उनको हथियार सप्लाई करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, इनसे अटैक करवाते हैं। AK-47 वगैरह पकड़ी गई, उन पर मेड इन चाइना, मेड इन USA लिखा हुआ है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं नेपाल के रास्ते, क्योंकि ओपन बॉर्डर है हमारा नेपाल के साथ, आप लोगों को पता होगा। म्यांमार के साथ भी 16 किलोमीटर तक ओपन बॉर्डर है। तो ये आसानी से बराबर है। दीवार बांग्लादेश के साथ एक छोटी सी दीवार है, आसानी से फांद सकता है। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं। खैर ये बातें अलग हैं, नेक्स्ट चैप्टर में वो और पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, आज यहीं तक छोड़ते हैं।